स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। देखिए टॉपिक है संयोजकता एवं रासायनिक आबंधन, यानी वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्डिंग। देखिए वैलेंसी और केमिकल बॉन्डिंग को जब भी पढ़ना होगा तो आपको ये पूरा चैप्टर हम खत्म करेंगे 3 हेडिंग में। 3 हेडिंग पढ़ाएंगे जिसमें ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। सबसे पहला हेडिंग है परिभाषा, दूसरी हेडिंग बताएंगे इनके प्रकार, यानी संयोजकता कितने प्रकार की होती है, और तीसरा आपको बताएंगे संयोजकता कैसे निकाली जाती है। तत्वों की संयोजकता को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकालते हैं, ये आपको बताएंगे। समझ में आ रही है? 3 बातों पे 3 हेडिंग में पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। कहीं से कोई कंफ्यूजन छूटेगा नहीं। अगर आपने प्रॉपर वे में इसको देखा समझा तो कहीं से कोई कंफ्यूजन आपको होने वाला नहीं है। पहला सबसे नंबर फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसकी परिभाषा के बारे में, यानी संयोजकता कहते किसे हैं, वैलेंसी होती क्या है, इसके परिभाषा के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी इसकी डेफिनेशन को बताएंगे। सबसे पहला जो है वो यही है, ठीक है। और नंबर दूसरा है इसके प्रकार पे डिस्कस करेंगे, संयोजकता कितने प्रकार की होती है, यानी हम डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स पे। और तीसरा संयोजकता को कैसे निकालते हैं, यानी ज्ञात करने की विधि, ज्ञात करने की विधि, संयोजकता ज्ञात करने की जो विधि है उसकी बात करेंगे, यानी मेथड्स, कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि संयोजकता किस तत्व की कितनी है। ये 3 बातों पे हम लेकर के चलेंगे और पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। और पूरा आपको भली बात समझ में आ जाएगा और कंफ्यूजन कहीं कोई उत्पन्न नहीं होगा अगर आपने इसको प्रॉपर वे से देखा तो कहने का मतलब क्या है, पहले आइए शुरू करते हैं परिभाषा के बारे में। तो परिभाषा आप यहां से कह सकते हैं संयोजन करने की क्षमता, संयोजन करने की क्षमता, संयोजन करने की क्षमता, करने की क्षमता। स्टार्टिंग यहीं से करिए, आपको कहना है संयोजन करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। संयोजकता एक शॉर्ट फॉर्म नेम है, इसका फुल फॉर्म होता है ये, यानी संयोजकता एक छोटा सा नाम बनाया गया है, जो उसका पूरा नाम है वो ये होता है संयोजन करने की क्षमता। अब देखिए संयोजन में संयोज वर्ड इसको ले लिया, यहां पे का ले लिया और यहां पे ता ले लिया और इसको मिला के बना दिया संयोजकता। आपको कोई पूछे मतलब कैसा, संयोजन करने की क्षमता को संयोजन कहते हैं। अब इसको कोई समझना चाहे तो समझाइए उसको। कहीं सर 118 एलिमेंट है पूरे केमिस्ट्री में, उस 118 एलिमेंट में हर एलिमेंट की अपनी अपनी क्षमता होती है, अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, अपनी अपनी क्षमता होती है दूसरे तत्वों के साथ जुड़ने की, यानी दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ने की उसकी क्षमता होती है। तो उसी क्षमता को कहते हैं संयोजकता। हर एलिमेंट की अलग अलग कैपेसिटी है, जैसे हम हर इंसानों में अलग अलग कैपेसिटी है। किसी इंसान में ज्यादा काम करने की क्षमता होती है, किसी में कम काम करने की क्षमता होती है। हम वजन उठाने की बात कर लें, हर इंसान की अलग अलग क्षमता होती है कि वो कितना वजन उठा सकता है। तो वैसे एलिमेंट की क्षमता होती है, कोई एलिमेंट ज्यादा एलिमेंट से क्रिया कर सकता है, कोई एलिमेंट कम एलिमेंट से क्रिया कर सकता है। तो कोई एलिमेंट जिस एलिमेंट से कितनी मात्रा में क्रिया कर रहा है उसकी जो क्षमता है, उसी क्षमता को हम लोग कहते हैं संयोजकता। तो शॉर्ट फॉर्म में आप याद करिए, यही संयोजन करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। शुरुआत यहीं से करिए कि सर हर तत्व की अपनी अपनी क्षमता होती है, किसी भी तत्व की दूसरे तत्व से संयोजन करने की क्षमता को संयोजकता कहा जाता है। यहां से इतना याद करिए और फिर हम बात करेंगे प्रकार पे आएंगे, टाइप्स पे। तो देखिए संयोजकता के प्रकार को बताने से पहले थोड़ी सी बात बता दें आपको। देखिए यहां पे आपको एक साइंटिस्ट का नाम याद करना है, फ्रैंक लैंड। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है फ्रैंक लैंड। फ्रैंक लैंड ये ऐसे वैज्ञानिक थे, ये ऐसे साइंटिस्ट थे फ्रैंक लैंड, जिन्होंने संयोजकता शब्द को दिया, यानी वैलेंसी वर्ड को दिया, वैलेंसी शब्द को दिया। वैलेंसी जो वर्ड है इसका मतलब होता है सामर्थ्य। वैलेंसी का मतलब होता है, ये वैलेंसिया से बना है, इसका मतलब होता है सामर्थ्य, शक्ति। यानी हर तत्व की अपनी अपनी सामर्थ्य है, हर तत्व की अपनी अपनी शक्ति है, हर तत्व की अपनी अपनी क्षमता है दूसरे तत्व से जुड़ने की। तो ये वैलेंसी वर्ड को फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने दिया, और वैलेंसी के फादर भी यही हैं। फादर ऑफ वैलेंसी पूछे तो फ्रैंक लैंड टिक कर दीजिए। तो फ्रैंक लैंड नामक वैज्ञानिक ने संयोजकता की शुरुआत की, संयोजकता को ले आए फोकस में। तो कहने का मतलब प्राचीन धारणा जो थी, जो प्राचीन धारणा थी, जो प्राचीन ओल्ड कॉन्सेप्ट था, उस ओल्ड कॉन्सेप्ट में बताया गया संयोजकता को। संयोजकता जो निकालने की विधि थी, संयोजकता को जो निकाला जाता था ओल्ड कॉन्सेप्ट में, वो निकाला जाता था हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग, क्लोरीन के अकॉर्डिंग और ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग। ये 3 एलिमेंट के अकॉर्डिंग संयोजकता को फाइंड आउट किया जाता था। किसी तत्व की संयोजकता को फाइंड आउट करना था तो प्राचीन धारणा यानी ओल्ड कॉन्सेप्ट में हाइड्रोजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग वो फाइंड आउट करते थे। कैसे? वो कहते थे कोई भी तत्व अपने साथ जितने हाइड्रोजन को जोड़ेगा वही उसकी वैलेंसी होगी। फिर से समझिए, कोई तत्व अपने साथ जितने हाइड्रोजन को जोड़ेगा वही उसकी वैलेंसी होगी। जैसे हम एग्जांपल तौर पे बात कर लेते हैं, मान लीजिए हम बात कर लेते हैं पानी, वाटर की। तो वाटर का फार्मूला होता है H2O। यहां पे ऑक्सीजन क्या कर रहा है, अपने साथ 2 हाइड्रोजन को जोड़ रहा है।
तो 2 हाइड्रोजन को जोड़ रहा है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी यहां पे हो जाएगी 2, यानी ऑक्सीजन की वैलेंसी हो गई 2। ये वैज्ञानिकों का कहना था प्राचीन धारणा में कि कोई भी तत्व अपने साथ जितने हाइड्रोजन को जोड़ेगा वही उसकी वैलेंसी होगी। हम बात कर ले मेथेन की, तो मेथेन जो होता है कार्बन CH4, अब देखिए कार्बन ने 4 हाइड्रोजन को जोड़ा तो कार्बन की वैलेंसी हो गई 4, कार्बन की संयोजकता हो गई 4। इस तरीके से हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग वैलेंसी को फाइंड आउट करते थे पहले, और क्लोरीन के अकॉर्डिंग भी वही कॉन्सेप्ट था। वैज्ञानिकों का कहना था कोई एलिमेंट अपने साथ जितने क्लोरीन मॉलिक्यूल को जोड़ेगा, कि जितने क्लोरीन एलिमेंट को जोड़ेगा जितने क्लोरीन को अपने साथ जोड़ सकता है वही उसकी वैलेंसी होगी। जैसे हम बात कर लें हाइड्रोजन क्लोराइड की, ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, इस देखिए इसमें क्लोरीन, हाइड्रोजन ने अपने साथ एक क्लोरीन को जोड़ रखा है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी हो गई 1। ठीक है, अगर हम बात कर लें सपोज करिए CCl4 की, कार्बन टेट्राक्लोराइड की, तो कार्बन ने अपने साथ 4 क्लोरीन को जोड़ रखा है, कार्बन की वैलेंसी हो गई 4। हम बात कर लें कैल्शियम क्लोराइड की, CaCl2, कैल्शियम ने अपने साथ 2 क्लोरीन को जोड़ रखा है, कैल्शियम की वैलेंसी हो गई 2, इसकी वैलेंसी हो गई 2। हम बात कर लें सोडियम क्लोराइड की, यानी साधारण नमक की, कॉमन सॉल्ट की, सोडियम ने अपने साथ 1 क्लोरीन को जोड़ रखा है, वैलेंसी हो गई 1। तो कहने का मतलब क्या है, ये अपने साथ जितने एलिमेंट को जोड़ रखते हैं क्लोरीन के वही उनकी वैलेंसी होती है, ये प्राचीन धारणा में बताया गया था। अगर हम बात करें ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग, तो वैज्ञानिकों ने कहा कि कोई एलिमेंट ऑक्सीजन के जितने मॉलिक्यूल को जोड़ेगा उसका 2 गुना उसकी वैलेंसी होगी। ऑक्सीजन के केस में उन्होंने 2 गुना वर्ड लगाया, इन दोनों के केस में वही उसकी वैलेंसी होगी, लेकिन ऑक्सीजन के केस में 2 गुना वर्ड लगाया गया। उन्होंने कहा कि कोई भी तत्व ऑक्सीजन के जितने परमाणु को जोड़ेगा, जितने एलिमेंट को जोड़ेगा, उसका 2 गुना उसकी वैलेंसी हो जाएगी। जैसे हम बात कर लें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वैलेंसी, कार्बन ने ऑक्सीजन को 2 जोड़ रखा है यहाँ पे, तो कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी 2 गुणे 2, क्योंकि उसका 2 गुना करना है, तो 4। बात समझ आ रही हमारी? तो इस तरीके से यहाँ वैलेंसी निकालने का तरीका बताया गया कि जितने हाइड्रोजन को जोड़ेगा वही उसकी वैलेंसी होगी, जितने क्लोरीन को जोड़ेगा वही उसकी वैलेंसी होगी, जितने ऑक्सीजन को जोड़ेगा उसका 2 गुना उसकी वैलेंसी होगी। ऐसा वैज्ञानिकों ने बताना शुरू किया था, लोग तत्वों की वैलेंसी को ज्ञात करना स्टार्ट किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको यहां तक स्टार्ट समझ में आया, लेकिन आज कॉन्सेप्ट बदल चुका है, आज तरीका बदल चुका है वैलेंसी फाइंड आउट करने का, क्योंकि ये प्राचीन धारणा, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट हर जगह काम नहीं करता। सारे तत्वों की वैलेंसी को फाइंड आउट करना मुश्किल हो रहा था, और इसी में कुछ अपवाद निकल जा रहे थे। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन ट्राइऑक्साइड अगर हो गया तो वैलेंसी यहां कार्बन की 6 आ रही है। तो कहने का मतलब है कि ऐसे बहुत से एलिमेंट हैं जो इसके कारण अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे थे, और वैलेंसी यहां बिगड़ रही थी, क्योंकि एक ही एलिमेंट कई प्रकार का यौगिक बनाता है, उसी तत्व के साथ मिलकर के कई प्रकार का यौगिक बनाता है, तो हर पल उसकी वैलेंसी बदलती रहेगी। और वैज्ञानिक कहते हैं तत्वों की वैलेंसी बदलनी नहीं चाहिए, अगर परिवर्तित संयोजकता को शो करता है तो बात की बात है, नहीं तो उसकी वैलेंसी सेम रहती है। तो ज्यादातर एलिमेंट की वैलेंसी फिक्स होती है, तो कार्बन की वैलेंसी हर केस में 4 होती है। तो कहने का मतलब मैं आपको बताऊंगा सारी बातें, अभी आप इतना समझिए कि संयोजकता की प्राचीन जो धारणा थी उसके अकॉर्डिंग 3 तत्वों को बेस बनाया गया था, 3 तत्वों को आधार बनाया गया था, पहला हाइड्रोजन, दूसरा क्लोरीन और तीसरा ऑक्सीजन। इनको आधार बना करके वैलेंसी निकालना सिखाया गया था। ठीक है, फ्रैंक लैंड नामक वैज्ञानिक को संयोजकता का पिता कहा जाता है, संयोजकता का जनक कहा जाता है, इन्होंने ये वर्ड दिया था। अब बात आती है कि संयोजकता की सबसे अच्छी जो परिभाषा है, जो सबसे अच्छी विधि है निकालने की, वो किसने दिया था? तो वो 2 वैज्ञानिक थे, एक का नाम था लुईस, इनका नाम था लुईस, और एक का नाम था कोसेल। लुईस और कोसेल ये 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत दिया है। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर संयोजकता निकाली जाती है, लुईस और कोसल। तो लुईस और कोसल ये ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत दिया है। कहने का मतलब कि वैलेंसी उस आधार पे फाइंड आउट करते हैं। तो इनकी जो तरीके हैं वो सबसे सही माने गए हैं और उसी को पढ़ना होता है। आज के समय में तत्व की वैलेंसी निकालनी है तो वहीं से आप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हम बात करें अब प्रकार निकालने की, तो संयोजकता जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। रासायनिक आबंधन और संयोजकता दोनों अलग अलग चीज नहीं है। आपको कहना है कि जो रासायनिक आबंधन होता है 3 प्रकार का होता है, यानी जो रासायनिक बंध बनता है वो 3 प्रकार का होता है। संयोजकता की परिभाषा समझ में आपको आ गई। परिभाषा क्या है? संयोजन करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। संयोजकता वर्ड सबसे पहले किसने दिया था? फ्रैंक लैंड नामक वैज्ञानिक ने दिया था। संयोजकता के पिता कौन है? फ्रैंक लैंड है। प्राचीन धारणा परिभाषा क्या बताएगी? ये सारी बात क्लियर हो गई आपकी। और अब बात आती है प्रकार पे। तो प्रकार पे अगर हम जाते हैं तो संयोजकता जो होती है मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहली जो संयोजकता है उसको हम लोग कहते हैं वैद्युत संयोजकता। नंबर फर्स्ट जो वैलेंसी है उसे बोलते हैं वैद्युत संयोजकता। वैद्युत संयोजकता नंबर फर्स्ट वैलेंसी है, इसे बोलते हैं इसे बोला जाता है इलेक्ट्रो वैलेंसी।
ये नंबर वन है। इसी का एक नाम और है, इसको बोलते हैं आयनिक संयोजकता। आप वैद्युत संयोजकता कहिए या आयनिक संयोजकता कहिए, दोनों एक ही हैं। आयनिक संयोजकता, इसको आप लोग आयनिक वैलेंसी भी कह सकते हैं इंग्लिश में। आयनिक वैलेंसी बहुत टफ नहीं है, ये आपको सारा याद होता जा रहा है, ठीक है। और दूसरा जो हम बात करेंगे वो होता है सहसंयोजकता। सहसंयोजकता बहुत टफ नहीं है, नाम रट जाएगा। सहसंयोजकता, इसे हम लोग बोलते हैं कोवैलेंसी। क्या बोलते हैं? कोवैलेंसी बोलते हैं। और कोवैलेंसी के बाद अगर हम बात करें लास्ट की, तो वो है उपसहसंयोजकता। उपसहसंयोजकता यानी संयोजकता से ही, सहसंयोजकता से ही बना है। इसे बोलते हैं अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट वैलेंसी। कोऑर्डिनेट वैलेंसी, कोऑर्डिनेट वैलेंसी, ये आपको जाकर के यहां पे याद हो गया तीनों का नाम। संयोजकता कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। वैद्युत संयोजकता, इसी को आयनिक संयोजकता भी कहते हैं। सहसंयोजकता और उपसहसंयोजकता यानी इलेक्ट्रोवैलेंसी या आयनिक वैलेंसी, कोवैलेंसी एंड कोऑर्डिनेट वैलेंसी, ये तीनों का नाम रट डालिए। ये 3 प्रकार आप जान लीजिए। आपको रासायनिक आबंधन, केमिकल बॉन्डिंग पूछे कितने प्रकार का होता है? केमिकल बॉन्डिंग जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। वैद्युत संयोजक बंध बनता है, इलेक्ट्रोकेमिकल बॉन्ड बनता है, या आयनिक बंध कहेंगे, आयनिक बंध बनता है। और दूसरा कहेंगे आप कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब है सहसंयोजक बंध बनता है। और उपसहसंयोजक यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ठीक है। अभी आपको अपने नाम याद हो। रासायनिक आबंधन बंध कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं वैलेंसी में। 3 प्रकार के बंध होते हैं, वैद्युत संयोजक बंध, सहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक बंध। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये बॉन्ड का नाम याद करिए। तीनों का नाम रटने के बाद अभी बताऊंगा कि ये बॉन्ड कैसे बनेगा। पहले आप इस तरीके से जो है इनका प्रकार का नाम याद कर डालिए। नाम यहाँ पे याद हो रहा है। अब ऐसे यहाँ पे बात ज्ञात करने की विधि, संयोजकता ज्ञात करने की विधि तो आपको मैं सिखा ही दूंगा, वो टफ नहीं है, कैसे निकालेंगे। वो लुईस और कोसल के अनुसार जो परिभाषा बताई गई है ना, वो सबसे अच्छी मानी जाती है, वो सबसे अच्छी विधि वही है। तो वही आप याद करेंगे, वो तरीका हम सिखा देंगे। पहले हम लोग बात करेंगे 1 बाय 1 करके। आइए शुरू करते हैं पहले टाइप पे, वैद्युत संयोजकता या आयनिक संयोजकता। देखिए वैद्युत संयोजकता या आयनिक संयोजकता कैसे ज्ञात करते हैं? वैज्ञानिक कहते हैं कि किसी भी तत्व में पहले उसका हम लोग विन्यास कर लेंगे। जैसे मान लीजिए सपोज करिए हम बात करें सोडियम क्लोराइड की यानी NaCl की, ये कॉमन सॉल्ट है, साधारण नमक है। अब सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे तो यहां देखिए सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। इसका विन्यास करेंगे तो 2, 8, 1 इसका विन्यास निकलेगा। और क्लोरीन का करेंगे तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, तो इसका विन्यास करेंगे तो 2, 8, 7 होगा, ठीक है। बात समझ में आपको आ रही है? यहां पे जब विन्यास कर लिया, अब आप देख रहे हैं कि आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। सोडियम सोचता है कि 1 इलेक्ट्रॉन हम डोनेट कर दें तो हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो हम कंप्लीट फिल्ड हो जाएंगे। हमारे पास अब जरूरत नहीं होगी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की या त्यागने की। और हर तत्व की यही इच्छा होती है कि हमारे आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहें। तो इस वजह से यहां पे ये लोग क्या करेंगे, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और क्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके वो 8 बन जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन को त्यागने और ग्रहण करने से अगर कोई बंध बनता है एलिमेंट के बीच में, तो उस बंध को हम लोग कहते हैं वैद्युत संयोजक बंध, या उसे कहते हैं आयनिक बंध। और इस प्रकार की संयोजकता को कहते हैं वैद्युत संयोजकता, या उसे कहते हैं आयनिक संयोजकता। यानी इलेक्ट्रोवैलेंसी ऐसे फाइंड आउट होती है। तो अब आप देखिए सोडियम ने डोनेट कर दिया। आपको पता है सोडियम अगर डोनेट करेगा तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इनके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमने इस तरीके से 7 बना लिए। अब इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन इनको डोनेट कर दिया। अब डोनेट कर दिया तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा, ये Na+ हो जाएगा और ये क्लोरीन पे -4, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया। तो प्लस माइनस क्या करेगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे और उनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। इसी बॉन्ड को कहते हैं इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, यानी इसको कहते हैं वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं, वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं। तो वैद्युत संयोजकता, और इस प्रकार की संयोजकता को बोलते हैं वैद्युत संयोजकता। तो बस कर इतना ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन के त्यागने और ग्रहण करने से कोई बॉन्ड बनेगा तो वो वैद्युत संयोजकता होगा, वो आयनिक बंध होगा। ठीक है, इस समझ में आ गया? आयनिक बंध, वैद्युत संयोजकता सब क्लियर हो रहा है। अब देखिए हम बात कर लें एक एग्जांपल की और सपोज करिए हम बात कर लें कैल्शियम क्लोराइड की। तो कैल्शियम क्लोराइड देखिए, अब यहाँ पे कैल्शियम का हम देखेंगे तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20।
विन्यास करेंगे तो 2 8 8 2, ये इसका विन्यास निकाल लिया आपने। अब आपको बात करेंगे क्लोरीन की। क्लोरीन परमाणु क्रमांक होता है 17, तो इन्होंने क्या किया 2 8 7, ये निकाल लिया आपने। तो अब क्या होगा, कैल्शियम यहाँ पे 1 है, कैल्शियम आपने यहां लिख लिया। इनके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, आपने 2 इलेक्ट्रॉन यहां बना लिया। क्लोरीन के पास 7 है, तो आपने क्लोरीन का जो है 7 इलेक्ट्रॉन यहां बना दिया। इनके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक क्लोरीन को यहां लिख लिया। अब यहाँ इनके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपने 7 बना लिया। तो कैल्शियम ने 1 इलेक्ट्रॉन इनको डोनेट कर दिया और 1 इनको डोनेट कर दिया। अब आप मुझे बताइए, इनके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन था, इन्होंने दोनों डोनेट कर दिया, तो कैल्शियम पे 2 प्लस चार्ज आएगा। अब आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। अब कैल्शियम को इलेक्ट्रॉन त्यागने की और ग्रहण करने की अब जरूरत नहीं है, तो ये कंप्लीट फिल हो गए, ये हो गए आदर्श गैस। अब इन्होंने अपने आप को स्टेबल बना लिया। और क्लोरीन ने क्या किया, इस क्लोरीन ने 1 ग्रहण कर लिया, उन्होंने 1 ग्रहण कर लिया, तो दोनों क्लोरीन भी यहाँ पे जो है वो भी अपने आप को स्टेबल बना लिए। तो कहने का मतलब इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। मैं यहां बना रहा हूं, देखिए यहाँ पे कैल्शियम पे आ जाएगा 2 पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन पे आ जाएगा, क्लोरीन जो है इनके पास आ जाएगा 1 माइनस चार्ज, और यहाँ पे क्लोरीन पे माइनस चार्ज। तो अब 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, तो यहाँ पे कैल्शियम क्या करेगा, एक क्लोरीन को इधर जोड़ लेगा और एक क्लोरीन को इधर जोड़ लेगा। कहने का मतलब CaCl2 बन जाएगा। इस तरीके से जो बन रहा है वो हमारा वैद्युत संयोजक बन रहा है, और इस संयोजकता को कहते हैं वैद्युत संयोजकता। तो वैद्युत संयोजकता और आयनिक संयोजकता आपको समझ में आ गई है। इलेक्ट्रॉन को त्यागने से और ग्रहण करने से जो बनेगा वो वैद्युत संयोजकता होगा, वो आयनिक संयोजकता होगा। बात समझ आ रही है। अब हम समझते हैं यहाँ पे सहसंयोजकता को। सहसंयोजकता भी समझना बहुत टफ नहीं है, नंबर सेकंड को समझता है। नंबर सेकंड है सहसंयोजकता। तो देखिए सहसंयोजकता जो है उसमें बस एक बात ध्यान रखिएगा, उसमें तत्व इलेक्ट्रॉन को त्यागते नहीं हैं और ना ही ग्रहण करते हैं। हमेशा त्यागना और ग्रहण करना जो होता है वो सदैव और सदैव केवल वैद्युत संयोजकता में होता है, केवल वैद्युत संयोजकता में होगा त्यागना और ग्रहण करना। और सहसंयोजकता में क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी होती है, बराबर की साझेदारी। देखिए नंबर सेकंड पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, सहसंयोजकता। सहसंयोजकता ये नंबर सेकंड पढ़ लेते हैं, सहसंयोजकता, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में कोवैलेंसी, कोवैलेंसी बोलते हैं इसे इंग्लिश में, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब आपने जो है ये समझ लिया कि ये, अब आपको यहां ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी से जो बंध बनेगा उसे सहसंयोजक बंध कहेंगे, और इस प्रकार की वैलेंसी को सहसंयोजकता कहते हैं। तो चलिए हम लोग याद करते हैं इसको फिर। अब देखिए बराबर की साझेदारी के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए हमने एग्जांपल ले लिया H2O, ठीक है। H2O पानी, पानी का ले लिया एग्जांपल। आप पानी का ले लीजिए या आप ऑक्सीजन का ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, या नाइट्रोजन ले लीजिए। मान लीजिए आपने ऑक्सीजन का ले लिया, ठीक है। ये पहला एग्जांपल यहाँ पे O2 है, ऑक्सीजन का ले लेते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन का ले लेते हैं, तो ऑक्सीजन के पास जो है आउटर सेल में चेक कर ले कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनका विन्यास करेंगे 2 6, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, इनके पास आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हुए। इस फार्मूले में 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन यहां रख दिया और दूसरा यहां रख दिया, और दोनों के पास आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। देखिए अब दोनों ने आपस में बातचीत किया कि 2 इलेक्ट्रॉन हमको और मिल जाएंगे तो हमारा 8 पूरा हो जाएगा। इन्होंने भी तो इन्होंने कहा काम करते हैं हम लोग 2 की बराबर की शेयरिंग कर लेते हैं, बराबर की साझेदारी कर लेते हैं। त्यागेंगे नहीं, त्यागेंगे तो 1 का कम हो जाएगा, तो इसलिए त्यागेंगे नहीं, बराबर की साझेदारी कर लेते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है ही है, तो हम 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला आपका ले लेंगे, आप भी हमारा 2 इलेक्ट्रॉन का लेकर के अपना अष्टक पूरा कर लीजिए, अपना ऑक्टेट पूरा कर लीजिए। तो ये लोग अपना ऑक्टेट पूरा कर रहे हैं, बराबर की साझेदारी कर रहे हैं। तो बराबर की साझेदारी जब भी होती है तो उसे हम लोग कहते हैं, अब यहां देखें जो बॉन्ड बनेगा वो ये बनेगा। अब हम लोग जानते हैं कि इस प्रकार का जो बंध बन रहा है वो सहसंयोजक बंध होगा। सहसंयोजक बंध होगा तो उसे हम सहसंयोजकता में ले आएंगे, ठीक है। तो ये सहसंयोजकता जब भी बनेगी इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी से बनेगी। जितने इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होता है उतना बंध बनता है। यहाँ पे 2 की साझेदारी हुई है तो 2 बंध बन रहा है, ठीक है। इसी केस में देखिए नाइट्रोजन का देख लीजिए, मतलब जब भी इस तरीके का परमाणु हो, मतलब O2 N2, मतलब ये जो इस तरीके से मिले आपको, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे सहसंयोजकता ही होगी। और कार्बन के जितने यौगिक हैं सब में सहसंयोजकता होगी। ये सब कॉमन ट्रिक याद रखा करिए। कार्बन के जितने भी यौगिक हैं सब में सहसंयोजकता होगी, ठीक है। और जब ये O2 N2 इस तरीके से 2 परमाणु अणु मिलते हैं ना, तो इनमें जो होता है इनको हम लोग सहसंयोजकता ही कहते हैं। अब यहां देखिए नाइट्रोजन का चेक कर लीजिए, परमाणु क्रमांक होता है 7,
विन्यास करेंगे 2 और 5, तो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? आउटर सेल में इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में है, 1 2 3 और 2 यहां बना दीजिए, और 2 नाइट्रोजन है तो आपने कहा सर इनका भी 5 बना दे रहे हैं, ये आपने 5 बना दिया। अब नाइट्रोजन ने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन इनका लेकर के साझा किया और 3 इनका, साझा हमेशा बराबर की होने चाहिए ये, तो ये जो बॉन्ड बन गया वो कुछ इस तरीके से बन गया। आपने कहा था जो बॉन्ड बन गया वो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन बन गया ये, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन साझेदारी हुई थी तो 3 का बॉन्ड बन गया। तो कहने का मतलब जब बराबर की साझेदारी होती है तो वहां पे सहसंयोजकता आ जाता है। पानी बताया था हमने थर्ड, पानी का एग्जांपल, पानी का फॉर्मूला ले लीजिए H2O, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 एलिमेंट हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, विन्यास करेंगे तो 1, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, विन्यास करेंगे 2 और 6। ऑक्सीजन को आपने बीच में रख दिया, इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 और 2 4, और यहाँ पे आपने 1 रखा और यहाँ पे 1 रख दिया। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन ही है आउटर सेल में, आपने 1 इलेक्ट्रॉन बना दिया उसका, ठीक है। हाइड्रोजन कहता है कि 1 इलेक्ट्रॉन अगर हम साझा कर लें आपसे तो हमारा हीलियम बन जाएंगे हम, और हीलियम एक आदर्श गैस है, आदर्श गैस की अगर हमने संरचना बना ली तो हम संतुष्ट हो जाएंगे, हम स्टेबल हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन ने कर लिया, तो इस हाइड्रोजन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग कर लिया, इसने भी अपने आप को हीलियम बना लिया। एलिमेंट की सिर्फ 2 इच्छा है, या तो वो आदर्श गैस बन जाए और या तो आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरी कर लें। इसी के लिए इलेक्ट्रॉन को वो त्यागते हैं या साझेदारी करते हैं। तो ये सारा प्रक्रिया जो रासायनिक क्रिया चलती है ना, जो वो तत्व एलिमेंट क्रिया करते हैं ना, वो सब कारण यही होता है। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन ने बोला कि चलिए आप लोगों ने 1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया है तो हम भी 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे, आपका ये इलेक्ट्रॉन हम भी लेंगे। तो इन्होंने इनका 1 इलेक्ट्रॉन और इनका इलेक्ट्रॉन लेकर के इसने भी साझा कर लिया। तो 6 तो पहले से था, 1 इनका लिया 1 उनका लिया, तो 7। तो बराबर की साझेदारी यहाँ भी हो रही है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, क्योंकि एक हाइड्रोजन के बीच में, केवल एक हाइड्रोजन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है। तो एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देख रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है तो 1 बॉन्ड बनेगा। तो कहने का मतलब सहसंयोजकता इस तरीके से बनती है, जितना इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा उतने बॉन्ड बनते चले जाते हैं, ठीक है। कार्बन के सारे परमाणु सहसंयोजक बंध बनाते हैं, सारे सहसंयोजकता को शो करते हैं, और इस तरीके से द्विपरमाणु जो अणु होते हैं, ये जो होते हैं O2 N2 H2, ये सब जो होते हैं ये सारे सहसंयोजकता ही बनाते हैं। तो सहसंयोजकता और वैधसंयोजकता, आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ गया। और तीसरा बचता है कौन सा, उपसहसंयोजकता। तो देखिए उपसहसंयोजकता को समझना बहुत टफ नहीं है, मैं उसको भी समझा दे रहा हूं, उसको भी क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है। तो आपको पूरा प्रकार समझ में आ जाएगा, पूरा का पूरा जो प्रकार है, जो पूरा का पूरा टाइप है वो पूरा क्लियर हो जाएगा, आपको वहां दिक्कत नहीं आएगी। और वैलेंसी आप आराम से जो है करना सीख जाएंगे। वैलेंसी की परिभाषा लिख लेंगे, वैलेंसी के प्रकार को लिख डालेंगे, ठीक है। कहीं भी पूछा जाएगा तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सारे आंसर भी कर पाएंगे, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो बोर्ड एग्जाम में सब चीज को लिख पाएंगे। कहीं भी आप बैठिए, विज्ञान से रिलेटेड जो चीजें हैं वो आप आसानी से करना सीख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग चलते हैं तीसरे वाले पे, आइए थर्ड पे चलते हैं। देखिए थर्ड जो है, नंबर थर्ड, उसको हम लोग बोलते हैं उपसहसंयोजकता। उपसहसंयोजकता यानी सहसंयोजकता है, उसी में आप लगा देंगे क्या, उप, तो हो जाएगा उपसहसंयोजकता। ये हो गया हमारा कौन सा, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट वैलेंसी, कोऑर्डिनेट वैलेंसी। ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट वैलेंसी, ओके, ये हो गया। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इस तरीके से याद कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं इस पे, कोऑर्डिनेट वैलेंसी हो गई। देखिए यहां पे बात समझिएगा, यहां पे समझना यह है कि सहसंयोजकता जो बताया था सेम वही यहीं पे रहेगा, सेम वही चीज यहां पे रहेगी, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। यहां पे भी इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी होती है, लेकिन साझेदारी केवल एक तत्व करता है, यानी साझेदारी जो है वो 2 तत्वों के बीच में होती है, लेकिन साझेदारी केवल एक तत्व करता है, दूसरा नहीं करता। वहां पे क्या है, बराबर की साझेदारी तो होती थी लेकिन दोनों तत्व करते थे। यहां पे क्या होता है कि एक तत्व कहता है कि भाई हमें साझा नहीं करना है, हमारा आउटर जो है पूरा फुलफिल है, हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं, हमें जरूरत नहीं है साझा करने की। हाँ तुम्हारे पास नहीं है तो तुम हमारा इलेक्ट्रॉन यूज करके अपना साझा पूरा कर लो ताकि तुम्हारा भी कंप्लीट हो जाए, कुछ इस तरीके की बात होती है। तो साझेदारी एक तरफा होती है, एक तरफा साझेदारी होती है। एक तरफा मतलब तो वो वहां पे आ जाएगा उपसहसंयोजक बंध आ जाएगा, वहां पे आ जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वहां पे आ जाएगा उपसहसंयोजकता। जैसे आपसे किसी ने बोला कि भाई एक काम करिए, थोड़ा अपनी गाड़ी हमको दीजिए और हम जो है फट से जो है वहां पे कुछ काम करके आ रहे हैं, मेरा कुछ काम रुका हुआ है। तो आपने बोला ठीक है, अपनी गाड़ी ले जाइए, वो खड़ी है।
तो उसके बाद फिर उसने बोला कभी आपको जरूरत पड़ेगी तो हमारी गाड़ी ले लीजिएगा। तो आपने बोला कि नहीं भाई हमारे पास 4-5 गाड़ियां, हमें कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे हमें कभी ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एक बात बता रहे हैं समझाने के लिए आपको कि यहां पे क्या आ रहा है, यहां पे आ रहा है उपसा संयोजकता, मतलब कि साझेदारी केवल एक व्यक्ति कर रहा है, दूसरे की आवश्यकता नहीं, उसके पास इफराद है, तो वो नहीं चाह रहा है कि अब हम किसी से जो है बैलेंस से साझा करें। तो यहां पे कुछ इस तरीके से होगा। देखिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, यहां पे एग्जाम्पल लेते हैं NH3 बोरान ट्राइफ्लोराइड, अमोनिया बोरान ट्राइफ्लोराइड, इसका एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, यहां पे देखिए नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो विन्यास करेंगे आप 2 और 5 निकलेगा। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। बोरान का करेंगे 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका विन्यास करेंगे 2 और 3 निकलेगा। और फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 7 निकलेगा। अब देखिए किस तरीके से होगा, कैसे बनेगा। नाइट्रोजन हमने यहां लिख लिया, हाइड्रोजन 3 है, तो एक हाइड्रोजन हमने यहां लिख लिया, एक हाइड्रोजन हमने यहां लिख लिया, एक हाइड्रोजन यहां ऊपर लिख लेते हैं। हाइड्रोजन के पास आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये हमने बना लिया 1 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के पास आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन इनका हमने बना लिया 2, एक 3, एक 4, एक 5। अब हाइड्रोजन बोलता है कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन हमको साझा करने दो, तो हम हीलियम बन जाएंगे। इन्होंने इसको साझा करने दिया। देखिए बहुत टफ नहीं है, हल्का सा ध्यान देके समझ में आ जाएगा, बिल्कुल एकदम प्रॉब्लम नहीं होगी। हाइड्रोजन और यहाँ पे जो है इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया। इस हाइड्रोजन ने कहा भाई हमें भी 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करने दो, तो हमारा जो है हीलियम पूरा हो जाएगा। तो नाइट्रोजन ने कहा ठीक है भाई, आप लोगों ने 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया है, तो हम भी 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन का साझा नाइट्रोजन ने भी किया सबके साथ, सबको 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करने दिया था, तो ये भी सबके साथ 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। तो वो 5 तो पहले से था, तो 5 पहले से था, तो 3 और हो गया साझा करके, तो 8 तो पूरा कर लिया। तो जब बराबर की साझेदारी हुई तो कौन सा बंध बन रहा है, अभी बन रहा है सहसंयोजकता। देखिए अभी हम आते हैं इस पे, अभी बना है इनके बीच में सहसंयोजकता। कुछ इस तरीके से बॉन्ड बना है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और यहां पे हाइड्रोजन और यहां पे हाइड्रोजन। अब देखिए, अब बात करते हैं हम लोग ये बोरान ट्राइफ्लोराइड की। बोरान यहां पे है, और फ्लोरीन यहां पे है, और फ्लोरीन यहां है, और फ्लोरीन यहां पे है। फ्लोरीन के आउटर सेल में देखिए 7 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन के यहाँ पे फ्लोरीन लिखा है, फ्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन आउटर सेल में। परमाणु क्रमांक 9 होता है, तो 7 इलेक्ट्रॉन है। तो आपने कहा सर 2, 2 4, और यहाँ पे हो गया 2 6 और 1 7, 1 यहाँ पे 3 और यहाँ 5 और यहाँ हो गया 7, 1 यहाँ 3 और यहाँ 5 और यहाँ हो गया 7, ये हो गया। और बोरान के आउटर सेल में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 और 3। अब फ्लोरीन ने कहा भाई मुझे 1-1 इलेक्ट्रॉन साझा करने दो, हमारे पास 7 पहले से हैं, तो हमारा 8 पूरा हो जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन इन्होंने साझा किया, 1 इलेक्ट्रॉन इन्होंने साझा किया, तो इलेक्ट्रॉन इन्होंने साझा किया, तो ये हो गया हमारे इनका 8, और 1 इन्होंने साझा किया, तो ये हो गया इनका भी 8। ज्यादा फ्लोरीन सेटिस्फाइड हो गया, फ्लोरीन स्टेबल हो गया। अब बात आती है बोरान की। बोरान कहता है भाई हमने 1-1 साझा करने दिया है, तो हम भी 1-1 साझा करेंगे। तो 1-1 साझा कर लेता है इनका, ये जो इनका आउटर सेल का ये बच रहा है 1-1 साझा कर लेता है। अभी बोरान सोचता है कि हमारे पास तो यार 3 पहले से थे, अभी साझा करके 3 ही पूरा हुआ है, तो 3 3 6 ही हुआ है। तो बोरान सोचता है, अब बात करता है नाइट्रोजन से। वो कहता है भाई एक काम करो, आपका 2 इलेक्ट्रॉन कहीं साझे में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो नहीं कर रहे हैं तो हमको साझा करने दो, हमारे पास 6 पहले से हैं, और हम 2 पूरा कर लेंगे तो हमारा 8 पूरा हो जाएगा। तो नाइट्रोजन कहता है ठीक है तुम साझा कर लो, लेकिन हम साझा नहीं करेंगे क्योंकि हमारा अष्टक पूरा हो चुका है। तो नाइट्रोजन यहां साझा करने देता है, तो बोरान इस 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करके तो वो अपना अष्टक पूरा कर लेता है। तो देखिए बोरान ने फ्लोरीन के साथ जो बॉन्ड बनाया, वो इनके साथ जो बनाया वो सहसंयोजक बनेगा क्योंकि बराबर की साझेदारी हुई। लेकिन बोरान क्लोरीन के साथ जो बॉन्ड बनाएगा वो ऐसा बॉन्ड बनेगा, एरो वाला, क्योंकि यहाँ पे जो उपसहसंयोजक बंध होता है वो हमेशा एरो से दिखाया जाता है। उपसहसंयोजक बॉन्ड हमेशा एरो बनाया जाता है, और एरो का मुंह उधर होता है जिसने साझा किया है, और एरो का ये टेल उधर होती है, पूंछ उधर होती है जो साझा करने देता है। तो कहने का मतलब ये नाइट्रोजन डोनर हो गया, नाइट्रोजन डोनर है और ये एक्सेप्टर हो गया बोरान। तो ये डोनर है और ये एक्सेप्टर है, ये दाता है, ये ग्राही है। तो ये जो बॉन्ड बना है ये उपसहसंयोजक बंध है, और इस प्रकार की वैलेंसी को कहते हैं उपसहसंयोजकता। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं। तो बस जो वैलेंसी है वो 3 प्रकार की होती है, वैद्युत संयोजकता, सहसंयोजकता और उपसहसंयोजकता। ये तीनों अब जाकर के यहां पूरा हुआ। ये अब सीखते हैं संयोजकता ज्ञात करने की विधि।
तो कहने का मतलब संयोजकता की परिभाषा याद हो गई, संयोजकता कितने प्रकार के होते हैं तीनों समझ लिया गया। अब हम लोग याद करेंगे, यहाँ पे सीखेंगे संयोजकता को ज्ञात कैसे करते हैं, कैसे उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो संयोजकता ज्ञात करने की जो सबसे अच्छी विधि है वो लुईस और कोसेल की है। हमने आपको पहले ही कहा लुईस और कोसेल ये दो वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत दिया। लुईस एवं कोसेल संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया था किसी तत्व की वैलेंसी को हम कैसे निकालेंगे। तो आपको याद कर लेना है लुईस एंड कोसेल, इन दो वैज्ञानिकों का नाम याद कर लेना है। और प्राचीन धारणा आपने पढ़ा ही है, हाइड्रोजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन के आधार पर निकाली जाती थी, लेकिन वो धारणा बहुत सही नहीं थी, तो इस धारणा का डेवलपमेंट हुआ है। तो आइए सीखते हैं कैसे निकालेंगे। इनका कहना था किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। अगर आउटर सेल में, यहां पे आपको 3 नियम ध्यान देना है। अगर आउटर सेल में 1 से लेकर के 3 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर सेल में, तो वही उसकी वैलेंसी होगी, वही उसकी वैलेंसी होगी। अगर तत्वों का विन्यास आपने किया आउटर सेल में 1 से लेकर के 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वही उसकी वैलेंसी होगी, वही उसकी संयोजकता होगी। और दूसरा नियम बताया था इन्होंने कि अगर 4 से 7 इलेक्ट्रॉन है, 4 से 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 से माइनस कर लीजिए। अगर आउटर सेल में 4 से 7 इलेक्ट्रॉन है तो 8 से घटा लेंगे, जो आंसर आएगा वो उसकी वैलेंसी होगी। 8 से माइनस कर लीजिएगा, फिर जो प्राप्त आंसर ही उसकी वैलेंसी होगी। ये कहा गया था किसमें, ये कहा गया सेकंड लॉ में। और थर्ड लॉ बताया गया है कि भाई अगर आपने विन्यास किया और आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 0 हो जाएगी, उसकी संयोजकता 0 हो जाएगी। इस तरीके से वैलेंसी फाइंड करने का तरीका सिखाया गया। ठीक है, कैसे हम लोग निकालते हैं। मान लीजिए सोडियम की वैलेंसी निकालनी होगी। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो आपने विन्यास किया 2 8 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया 2 8 1। आपने देखा वैलेंसी यहां पर कितना है, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है आउटर सेल में, लास्ट में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन आएगा तो वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। तो सोडियम की वैलेंसी हो गई 1। आप देखिए मैग्नीशियम की वैलेंसी, मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक 12 होता है, विन्यास किया 2 8 2। अगर 1 से 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो वही उसकी बैलेंसी हो जाएगी। मैग्नीशियम की बैलेंसी हो गई 2। आप कैल्शियम की बात कर लीजिए, कैल्शियम परमाणु क्रमांक होता है 20, विन्यास किया 2 8 8 2। ठीक है, ये तो आपने इस तरीके से विन्यास किया तो आपको यहां पे पता है, तो आपने कहा सर यहां आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो कैल्शियम बैलेंसी हो गई 2। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई कंफ्यूजन नहीं है, इस तरीके से याद कर लेना है। एल्युमिनियम का निकालना है, परमाणु क्रमांक होता है 13, आपने कहा सर 2 8 3, तो यहां पे हो जाएगा एल्युमिनियम की बैलेंसी कितनी, ये बैलेंसी हो जाएगी 3। तो इस तरीके से आपने बैलेंसी को फाइंड आउट कर लिया, यानी बैलेंसी निकालना है, विन्यास करिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सबको आता है, नहीं आता है तो उसका वीडियो दिया गया है, उसका वीडियो पढ़िए, उसका वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से लिंक देखिए, उस वीडियो को समझिए। एक वीडियो के माध्यम से पूरा विन्यास करना सीख जाएंगे। तो विन्यास करना सीख जाएंगे तो आप वैसे ही कई क्वेश्चन करने लगेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए मैं आपको सिखा रहा हूं कि विन्यास 4 से 7 पे आते हैं। यानी आउटर सेल में अगर 7 इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे हम बात कर लें 4 से 7 इलेक्ट्रॉन होगा, हम बात कर लें क्लोरीन की, परमाणु क्रमांक होता है 17, विन्यास करिए 2 8 7। अब देखिए आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन आया, तो उनका कहना था कि आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को 8 से माइनस कर लीजिए, जो आएगा वैलेंसी, जो आंसर आएगा वही उसकी वैलेंसी, यानी क्लोरीन की वैलेंसी हो गई 1। बात समझ आ रही है हमारी, इस तरीके से आप याद करेंगे। हम सपोज करिए ब्रोमीन की बात कर लें, ब्रोमीन की बात कर लें, ब्रोमीन परमाणु क्रमांक होता है 35, और विन्यास करेंगे 2 8 18 7, इनका इस तरीके से आएगा। तो 35 का आया, तो 35 में देखिए फिर वही नियम अपनाया, तो 8 में से 7 गया, आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है ना, 7 गया तो यहां बचा 1, तो आपने कहा था ब्रोमीन की बैलेंसी भी होगी 1। इस तरीके से आपने ब्रोमीन की बैलेंसी निकाल ली। ऑक्सीजन की बैलेंसी देख लीजिए, ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक होता है 8, तो 8 होता है, तो आपने विन्यास किया 2 और 6, आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो आपने कहा सर 8 - 6 बराबर 2, तो ऑक्सीजन की बैलेंसी आ गई कितनी, 2। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इस तरीके से आप जो है बैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट के, बस केवल कॉन्फ़िगरेशन करिए। और अब बात करते हैं हम लोग किसकी, आदर्श गैस या नोबल गैस, जिसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। मान लीजिए सपोज करिए हमने नियान की बात कर ली, नियान परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक 10 होता है, विन्यास करेंगे 2 और 8, विन्यास करेंगे 2 और 8, तो देखिए आउटर सेल पूरा भरा हुआ है, तो बैलेंसी बराबर हो जाएगी 0, इनकी बैलेंसी नियान की 0। आप आर्गन की देख लीजिए, आर्गन होता है 18, आपने विन्यास किया 2 8 8, तो आपने कहा सर बैलेंसी बराबर हो गई 0।
आप क्रिप्टॉन की बात कर लीजिए, किसी का करिए, आउटर सेल में आपको मिलेगा 8 इलेक्ट्रॉन, तो वहां पे मिलेगा 2, 8, 18, 8। आपने कहा सर वैलेंसी बराबर 0, यानी अगर आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 0 हो जाएगी। उन 3 नियमों के आधार पर वैलेंसी निकाली जाती है। और एक एलिमेंट है जो अपवाद शो करता है, कुछ एलिमेंट होते हैं जो अपवाद शो करते हैं, जैसे हीलियम। हीलियम के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अब इनका विन्यास करेंगे तो इनका विन्यास ही 2 होगा, ठीक है, तो 2 होगा, तो इनके के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस नियम के अनुसार आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 2 होना चाहिए था इनकी, लेकिन वैलेंसी 2 होती नहीं है, इनकी वैलेंसी 0 होती है। हीलियम का आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वैज्ञानिक कहते हैं कि इसका आउटर सेल पूरा भरा है, क्योंकि के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, के कोष की क्षमता 2 की होती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरा भरा है। जब इलेक्ट्रॉन पूरा भरा होता है कोष में, तब इलेक्ट्रॉन तत्वों की क्षमता नहीं रहती इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की या त्यागने की या साझा करने की क्षमता नहीं होती, और जब क्षमता ही नहीं होगी तो वैलेंसी 0 होगी, क्योंकि क्षमता ही तो वैलेंसी होती है ना, तत्वों की संयोजन करने की क्षमता को वैलेंसी कहते हैं, तो वैलेंसी यहां पे 0 हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, केवल हीलियम है जो एक अपवाद शो करता है, जो है इस तरीके से, बाकी तत्वों का तो आप फाइंड आउट ऐसे कर लेंगे। तो तत्व की वैलेंसी को ज्ञात करने के लिए ये मेथड बताया गया। तो इस तरीके से पूरा का पूरा टॉपिक आप वैलेंसी समझ सकते हैं, उसकी परिभाषा, उसके प्रकार में एग्जाम्पल सीख सकते हैं, और फ्रैंकलैंड और लुईस और कोसेल का नाम याद कर सकते हैं, और वैलेंसी कैसे निकाली जाती है ये वैलेंसी निकालने का तरीका सीख सकते हैं। आपको विन्यास सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के विन्यास पूरा सीख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये पूरा आप कंप्लीट करिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, मुझे बताइए, कमेंट में कमेंट करके बताइए। और जो है अब हम फिर मिलेंगे आपको अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।